हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर पॉलिटी सीरीज। तो आज जो है हम डिस्कस करने वाले हैं अ वेरी मेजर पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बिकॉज एवरी नाउ एंड देन इन योर प्री एंड मेंस सम और द अदर क्वेश्चन इज आस्क्ड फ्रॉम द प्रीएम्बल। एंड अभी तो रिसेंटली प्रीएम्बल के ऊपर बहुत ज्यादा डिबेट्स भी हो रही थी, राइट, फॉर द इंक्लूजन ऑफ दोस टू वर्ड्स। तो हम लोग ये सब चीजें आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे दैट इज रेलिवेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो स्टार्टिंग विथ फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस डिस्कस दैट व्हाट एक्चुअली अ प्रीएम्बल इज। तो प्रीएम्बल वो आइडेंटिटी कार्ड है कॉन्स्टिट्यूशन का जो बताता है कि भाई इस इतनी मोटी जो किताब है, द longest written constitution of the world, what it actually wants to say। ठीक है, what is the gist of this complete book, कि ये बुक है ये किन philosophical ideas के ऊपर based है। ठीक है, ये किन principles के ऊपर बनी हुई है, ये किन objectives को promote करती है, right? Similarly it is written here, it is an introductory statement that outlines the philosophy, aims and objectives of the कॉन्स्टिट्यूशन। कि भाई ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है इस कॉन्स्टिट्यूशन के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, इसके क्या प्रिंसिपल्स हैं, किन वैल्यूज से हमने इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया है, क्या हमारी फिलोसॉफिकल थिंकिंग्स हैं, क्या हमारे फिलोसॉफिकल पॉइंट ऑफ व्यूज है जिनके ऊपर ये कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है। ठीक है, ऑल्सो इट ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स द आइडियल्स, वैल्यूज एंड स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी इन 1946, उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो आइडियल्स थे, जो बिलीव्स थे, क्योंकि उन्हीं लोगों ने ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है और उन्हीं लोगों ने ये प्रीएम्बल बनाया है, राइट? सो देयर व्यूज, देयर विजन इज आल्सो रिफ्लेक्टेड इन आवर प्रीएम्बल। ओके, हमारा जो इंडियन नेशनल स्ट्रगल था ना, आर इंडियन नेशनल स्ट्रगल, उससे हमने जो भी चीजें सीखी हैं वो सब चीजें हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इंक्लूड करी है, राइट? हमने हर चीज को इंक्लूड करने की कोशिश करी है और उसी चीज को रिफ्लेक्ट करता है आपका प्रीएम्बल। इसको हम अगर मोटे शब्दों में बोले तो प्रीएम्बल इज अ जिस्ट ऑफ योर कॉन्स्टिट्यूशन। प्रीएम्बल इज अ जिस्ट ऑफ योर कॉन्स्टिट्यूशन। दिस इज द प्रीएम्बल इन एक्चुअल, राइट? नाउ सबसे पहले we will be tapping to the source of the preamble, that what was the source of the preamble। सबसे पहले तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर्ड था, उसके अंदर भी preamble था which was starting with we the people of the country which it was, right? whereas हमारा जो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन का preamble है, that also starts with the same statement that we the people of India, and it is getting its अथॉरिटी उसको कहां से मिल रही है? अथॉरिटी उसको मिल रही है फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया देमसेल्व्स। ठीक है, सो इट्स फर्स्ट सोर्स वाज द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, जहां से उसका आइडिया हमने उठाया था, फ्रॉम वेयर वी वर इंस्पायर्ड टू मेक आवर प्रीएम्बल। ठीक है, उसके अलावा इट ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स द फिलोसफी ऑफ योर इंडियन नेशनल मूवमेंट। कैसे फिलोसफी को रिफ्लेक्ट करता है वो? थ्रू योर ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है वो पास हुआ था हमारा 1946 के अंदर। ठीक है, 1946 के अंदर पंडित नेहरू ही मूव्ड द ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड इट वाज पास्ड। और उस ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन के अंदर जो जो प्रिंसिपल्स थे, जो जो फीचर्स थे, जो जो आइडियल्स थे, ऑल ऑफ दोज आर रिफ्लेक्टेड इन योर प्रीएम्बल। ठीक है, सो सबसे बड़ा जो इंस्पिरेशन है प्रीएम्बल का, दैट इज योर ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ऑफ 1946। ठीक है, उसके अलावा ड्राफ्ट हुआ ये एंड इट वाज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन 26 नवंबर 1949 को। ये क्या हुआ था? इट वाज अडॉप्टेड। ओके, इट वाज ड्राफ्टेड एंड अडॉप्टेड on 26th of November 1949, whereas it came into force, it was legally enforced in India on 26th of January 1950। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को it was drafted and it was adopted by the Constituent Assembly, whereas it was enforced fully, मतलब पूरे देश के अंदर लागू ये कब हुआ था? on 26 January 1950। ठीक है, समझ में आई सबको इतनी बात? उसके बाद में हम इसके कंपोनेंट्स देख लेते हैं। सबसे पहला कंपोनेंट इसका क्या है? सोर्स ऑफ अथॉरिटी। कि भाई
इट इज वॉट, इट इज अ सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. क्यों, किससे स्टार्ट हो रहा है ये? वी द पीपल ऑफ इंडिया, दैट वी द पीपल ऑफ इंडिया आर गिविंग आर कंसेंट टू दिस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशन, कि हमने हमारी रजामंदी से हमारे लिए ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, एंड दिस कॉन्स्टिट्यूशन गेट्स इट्स अथॉरिटी फ्रॉम अस, फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया. ठीक है, इसको हम और क्या बोलते हैं? पॉपुलर सोवरेनिटी. पॉपुलर सोवरेनिटी मतलब, वर्ड को डिवाइड कर लो. पॉपुलर मतलब रिलेटेड टू योर what, related to the people, right? And sovereignty is what? Sovereignty is that decision making power without any external influence. So हमारे यहाँ पर क्या है? Decision making power किसकी है? Decision making power is of the people of India, right? अब हम वो decision making indirectly करते हैं through our representatives. ठीक है? So the source of authority of the constitution, we the people of India, it is a key component of our preamble. Then comes the nature of Indian state. हमारा जो प्रियम्बल है वो इंडियन स्टेट का नेचर बताता है कि भाई हमारी इंडियन स्टेट सोवरेन है, हमारी इंडियन स्टेट सोशलिस्ट है, सेक्युलर है, डेमोक्रेटिक है और एक रिपब्लिक है. क्या है ये टर्म्स, व्हाट दे एग्जैक्टली मीन, वी विल बी डिस्कसिंग फर्दर. ठीक है, उसके अलावा हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है जो हमने बनाया है उसके ऑब्जेक्टिव्स बताता है कि भाई हमने जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रोविजंस बनाए हैं उसका बेसिकली एम क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है. तो सबसे पहला हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? जस्टिस. वी हैव टू एंश्योर जस्टिस टू ऑल द पीपल ऑफ इंडिया थ्रू आवर कॉन्स्टिट्यूशन. और ये ऑब्जेक्टिव कॉन्स्टिट्यूशन का किसमें मेंशन्ड है? आपके प्रीएम्बल के अंदर मेंशन्ड है. देन कम्स योर लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, कि भाई इस कॉन्स्टिट्यूशन के जो भी प्रोविजंस हैं वो इन सब ऑब्जेक्टिव्स को, इन सब एम्स को क्या करते हैं? फुलफिल करते हैं. ठीक है, उसके अलावा आपका डेट ऑफ अडॉप्शन, it was 26 November 1949 and it finally came into force on 26th of January 1950. ठीक है, I hope this thing is clear to you people. Let's move on. आगे चलते हैं. Now, अभी हमने recently देखा what were the nature of the Indian state. तो हम अब उस nature of Indian state को one by one we will be discussing. So first thing is what India is a sovereign state. Sovereign का मतलब क्या होता है? That whatever decisions India will be making, ठीक है, जो भी decisions India बनाए, India लेगी अपने लिए, that must be solely of Indians. ठीक है, उसके ऊपर किसी भी external force का कोई भी influence क्या नहीं होना चाहिए. ठीक है, the ability to take your decisions on your own without any external force, that is called as what? A sovereign state. ठीक है, जो स्टेट अपने डिसीजंस खुद लेती है बिना किसी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस के, दैट इज कॉल्ड योर सॉवरेन स्टेट. सो क्या बोल रहा है ये? दैट इंडिया इज इंडिपेंडेंट इन इंटरनल एंड एक्सटर्नल अफेयर्स, चाहे से वो हमारे अंदरूनी मामले हो या फिर इट इज रिलेटेड टू योर एक्सटर्नल अफेयर्स विद द होल वर्ल्ड. द डिसीजन विल बी आवर्स ओन विदाउट एनी इन्फ्लुएंस ऑफ एनीवन. ठीक है, नॉट सब्जेक्ट टू एनी फॉरेन अथॉरिटी. किसी भी फॉरेन अथॉरिटी का हमारे ऊपर अब कोई इन्फ्लुएंस, कोई लेना देना नहीं है. ब्रिटिशर्स आए थे, वो राज करके चले गए, अब उनका हमारे से कोई भी लेना देना नहीं है. वी आर गेटिंग आवर अथॉरिटी फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया. ओके, देन कैन मेक लॉज, एंटर इनटू ट्रीटीज और डिफेंड इटसेल्फ इंडिपेंडेंटली. ऑब्वियसली डिसीजन मेकिंग पावर में ही सब कुछ आ गया. लॉ मेकिंग आ गई. आप किसी भी कंट्री के साथ में कोई भी ट्रीटी कर रहे हो या फिर आप किसी भी तरीके से अपने आप को क्या कर रहे हो? डिफेंड कर रहे हो इंडिपेंडेंटली. ठीक है, without any influence of any external force. ठीक है, उसके अलावा then comes your next term, that is socialist state. ठीक है, socialist का मतलब eventually क्या होता है? socialist का मतलब क्या होता है? socialism से आया है ये word socialist. ये आइडियोलॉजी क्या कहती है कि हम एक welfare state बनाएंगे. क्या बनाएंगे? we will be making a welfare स्टेट, जहां पर इनकम इनइक्वालिटीज जो हैं उसको हम ब्रिज करने की कोशिश करेंगे. वी विल ब्रिज व्हाट? वी विल ब्रिज इनकम इनइक्वालिटीज. ठीक है, हम लोग सबका साथ सबका विकास करेंगे. ठीक है, वी विल बी टेकिंग एवरीवन इन द ल्यू ऑफ डेवलपमेंट. ओके, सो दिस वाज व्हाट सोशलिस्ट आइडिया वाज. इसके ऑपोजिट होता है कैपिटलिस्ट. कैपिटलिस्ट क्या होते हैं? जो those who believe in profit at any cost, चाहे से किसी और का डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा हो,
वो जो पर्टिकुलर इंडस्ट्रियलिस्ट है, वो जो पर्टिकुलर कैपिटलिस्ट है, उनका फुल फायदा होना चाहिए. बट वी इंडियंस, वी ऑप्टेड फॉर अ सोशलिस्ट स्टेट एंड नॉट इवन सोशलिस्ट, हमने एक मिक्स्ड तरीके की जो है इकोनॉमी को अपनाया था, जिसमें कैपिटलिज्म का भी कुछ पार्ट है और कुछ सोशलिज्म का भी पार्ट है. ठीक है, और हमारा जो एम है वो क्या है, एक सोशलिस्ट स्टेट है, मतलब एक वेलफेयर स्टेट है, वेयर देयर आर नो इनकम इनइक्वालिटीज. ठीक है, वेल्थ डिस्पैरिटी नहीं होनी चाहिए, मतलब अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है. वेल्थ डिस्पैरिटीज को अगर गैप करना है, ब्रिज करना है, सो वी नीड व्हाट, वी नीड अ सोशलिस्ट स्टेट. ठीक है, एंड योर क्लास प्रिविलेज. ये जितनी भी आपकी गवर्नमेंट जो है स्कीम्स बनाती है, जितनी भी वेलफेयर स्कीम्स बनाती है, ठीक है, जहां पर आपको गवर्नमेंट कुछ प्रोवाइड करती है, फॉर एग्जांपल आपकी स्कॉलरशिप्स की स्कीम ले लो, ठीक है, अनुप्रति योजना ले लो, उसके अलावा आपकी पालनहार की स्कीम ले लो, बहुत सारी स्कीम्स है जो गवर्नमेंट बनाती है फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी. सो ये स्कीम्स बन रही हैं, ये किस प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड बन रही हैं? इट इज बेस्ड ऑन योर सोशलिस्ट प्रिंसिपल, कि हमारा इंडिया जो है इट हैज अ सोशलिस्ट नेचर. ठीक है, और इंडिया क्या फॉलो करता है, एक डेमोक्रेटिक सोशलिज्म फॉलो करता है, मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ विथ सोशल जस्टिस. देयर इज अ मिक्सचर ऑफ कैपिटलिज्म एंड व्हाट, सोशलिज्म. ठीक है, यहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो और लोगों के साथ में सोशल जस्टिस भी हो. सो दिस इज व्हाट, दिस इज इंडियन ब्रांड ऑफ सोशलिज्म व्हिच इज डेमोक्रेटिक सोशलिज्म. ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दीज टू थिंग्स. आगे चलते हैं. Now it says that India is what, India is a secular state. बहुत सारी कंट्रीज होती हैं जहां पर कुछ इस्लामिक होती हैं, कुछ क्रिश्चियन होती हैं, राइट. हमारा जो इंडिया है वो क्या है, सेक्युलर स्टेट है. जितने भी रिलीजन्स हैं वर्ल्ड के वो सब को साथ लेके चलता है. ठीक है, सर्व धर्म का हमारे यहाँ पर क्या है, सम्मान किया जाता है, राइट. सो किससे ऐड हुआ था ये, आपकी 42nd अमेंडमेंट से एक्ट से ऐड हुआ था 1976 के. ठीक है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन जिसको आपको कहा जाता है. ठीक है, ये क्या कहता है कि भाई इंडिया का कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, इंडिया हैज नो ऑफिशियल रिलीजन एंड द स्टेट का मतलब द इंडियन स्टेट, इट शुड नॉट बी सीन फेवरिंग और ऑपोजिंग एनी रिलीजन. ना तो वो किसी के साथ पार्शियल हो सकता है किसी रिलीजन के साथ, ना किसी रिलीजन को ऑपोज कर सकता है. सो द इंडियन ब्रांड ऑफ सेक्युलरिज्म इज डिफरेंट. और अगर किसी भी तरीके का इवल हो रहा है किसी भी रिलीजन में, तो द स्टेट हैज कंप्लीट राइट्स टू इंटरवीन इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन. ठीक है, क्या बोल रहा है ये, दैट इंडिया हैज नो ऑफिशियल रिलीजन्स एंड इट ट्रीट्स ऑल द रिलीजन्स इक्वली. लॉ की आंखों में सारे रिलीजन्स क्या है, इक्वल है. ठीक है, इट इंश्योर्स व्हाट, फ्रीडम ऑफ रिलीजन टू ऑल द सिटीजन्स. आपके आर्टिकल्स 25 to 28 है फंडामेंटल राइट्स के, वो क्या बोलते हैं, आपको राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन देते हैं, राइट. एंड स्टेट मेंटेन्स अ पॉजिटिव सेक्युलरिज्म, मतलब इक्वल रिस्पेक्ट टू ऑल फेथ्स, बट इफ देयर इज एनी सोशल इवल, इफ देयर इज एनी थिंग which is wrong, which is going on in that religion, at that particular time the state can interfere. जैसे सती प्रथा को क्या किया था, अबॉलिश करवाया था, राइट. डाउरी प्रोहिबिशन हुआ, राइट. Dowry is a social issue though, but if we see Sati Pratha was associated with one particular religion. अभी ट्रिपल तलाक वाला हुआ, ट्रिपल तलाक was associated with one particular religion. The state it thought to intervene. So हमारा जो socialism है वो secularism है, वो क्या है, it is a positive secularism. Okay? आगे चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट टर्म की तरफ, डेमोक्रेटिक. डेमोक्रेटिक तो सबको पता है, अल्टीमेट पावर लाइज विद द पीपल. Why? Because यहाँ पर क्या है, एक representative democracy है. People they choose their representatives and those representatives then they run the country. ठीक है, so based किसके ऊपर है, universal adult franchise, 18 years और 18+ years all the people can vote. चाहे से वो अमीर हो, गरीब हो, कुछ भी हो, the people can vote. Okay? उसके अलावा फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, रूल ऑफ लॉ एंड अकाउंटेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट. अल्टीमेट पावर किसके पास है, आपके लोगों के पास है. ठीक है, कौन कौन सी डेमोक्रेसी है हमारे यहाँ पर, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है, दैट इज योर यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज. देन देयर इज अ सोशल डेमोक्रेसी. ठीक है, सोशल डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, दैट जितने भी लोग हैं हमारी सोसाइटी के अंदर, नो मैटर फ्रॉम व्हाट रिलीजन, फ्रॉम व्हाट कास्ट, फ्रॉम व्हाट क्रीड दे आर, they have to be treated equally. Okay,
Then comes your economic democracy. Economic democracy is government will do what? Government will try to keep everyone, take forward everyone, ठीक है, सबका साथ सबका विकास करने की हमारी जो गवर्नमेंट है वो कोशिश करेगी, ठीक। उसके बाद में रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब क्या होता है कि भाई जो हमारा हेड ऑफ द स्टेट है वो इलेक्टेड हो, ना कि हेरिडिटरी, ठीक है। हु इज द हेड ऑफ द स्टेट? हमारे यहाँ पर इट इज द प्रेसिडेंट, राइट। प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट एंड हेड ऑफ द गवर्नमेंट इज द प्राइम मिनिस्टर। तो हमारा जो प्रेसिडेंट है, हेड ऑफ द स्टेट, ही इज व्हाट? ही इज एन इलेक्टेड पर्सन। कोई हेरिडिटरी राजा महाराजाओं जैसे चलता हुआ नहीं आ रहा। जैसे ब्रिटेन के अंदर देयर इज द फैमिली, किंग क्वीन होते हैं, वहां पर हेरिडिटरी चलता है वो, तो वो क्या है, वो एक रिपब्लिक नहीं है। बट इंडिया इज अ रिपब्लिक। व्हाई? बिकॉज हमारा जो हेड ऑफ द स्टेट है ही इज इलेक्टेड। ओके, सो रिपब्लिक कैसे है? वी हैव अ इलेक्टेड स्टेट हेड, ठीक है। उससे क्या सिंबलाइज होता है? देयर इज अ पॉलिटिकल इक्वालिटी, के मतलब जितने भी पब्लिक ऑफिसेस हैं वो सबके लिए ओपन हैं। अभी हमारी हु इज द प्रेसिडेंट? द्रौपदी मुर्मू जी हैं, राइट, शी इज अ वुमन। तो ये क्या प्रेजेंट करता है कि हमारे जितने भी पब्लिक ऑफिसेस हैं, वो जितने भी लोग हैं हमारे इंडिया में, चाहे से वो किसी भी कास्ट, क्रीड, रिलीजन, रेस, किसी भी चीज के हों, they are most welcomed. All of the offices are open for those people. ठीक है, आगे चलते हैं हम। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द प्रियम्बल। प्रियम्बल के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है इसका जस्टिस। क्या होता है जस्टिस? व्हाट इज जस्टिस? जस्टिस मतलब न्याय करना किसी के साथ में, ठीक है। दैट जो उनका ड्यू है वो उनको प्रोवाइड करना, उनके साथ में किसी भी तरीके की कोई भी अनफेयर चीज ना हो। तो यहाँ पर 3 टर्म्स दिए हुए हैं हमारे पास, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस। मतलब जितनी भी सोशल इनइक्वालिटीज है उनको रिमूव करना, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को हटाना और सब लोगों को एक इक्वल पेडेस्टल के ऊपर खड़ा करना, दैट इज योर सोशल जस्टिस। सोसाइटी के अंदर किसी भी तरीके का भेदभाव ना होना, दैट इज योर सोशल जस्टिस। देन कम्स योर इकोनॉमिक जस्टिस, मतलब इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड अपॉर्चुनिटी। वेल्थ पैसा, अपॉर्चुनिटी मौका, पैसे और मौके दोनों का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन इन द सोसाइटी, दैट ईच एंड एवरी पर्सन हैज दैट अपॉर्चुनिटी टू अचीव ईच एंड एवरीथिंग। ओके, each and every person has this means, have those means जिनसे वो क्या एक प्रॉपर लिविंग स्टैंडर्ड अपना मेंटेन कर सकता है, एक प्रॉपर लाइफ जी सकता है। दैट इज योर इकोनॉमिक जस्टिस। एंड पॉलिटिकल जस्टिस इज इक्वल पॉलिटिकल राइट्स एंड पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिकल प्रोसेसेस। जैसा आपका यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज प्रोवाइड करता है, इक्वल राइट्स है सबके पास में पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के, राइट, यस और नो। सो दिस इज व्हाट पॉलिटिकल जस्टिस। देन कम्स योर लिबर्टी। लिबर्टी मतलब आपकी आजादी, आजादी सोचने की, जो भी आप सोच रहे हो उसको एक्सप्रेस करने की, आपके मन में आप जिसको मानते हो उसको मानने की, ईच एंड एवरीथिंग की आजादी है आपको। यू आर अ पर्सन ऑफ फ्री विल, ओके, बट देयर आर सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस जो कि हमारे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए भी इंपॉर्टेंट है। सो देयर इज व्हाट, देयर इज एन फ्रीडम ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। ठीक है, कैसे इंश्योर हो रहे हैं आपके फंडामेंटल राइट्स? पार्ट 19 आपका कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल पार्ट 3 आर्टिकल 19। ठीक है, 19 के और भी सब पार्ट्स हैं, ऑल ऑफ दोज इंश्योर योर फ्रीडम्स। ओके, नाउ एक रेस्ट्रिक्शन लगा दिया यहाँ पे भी, दैट लिबर्टी मस्ट बी विद इन द बाउंड्स ऑफ लॉ एंड पब्लिक ऑर्डर। ठीक है, though there is liberty but there are certain reasonable restrictions on that liberty to maintain the law and order of the nation। आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव की तरफ, इक्वालिटी। इक्वालिटी का मतलब क्या है कि भाई सब क्या हो, इक्वल हो, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले, ठीक है, ताकि सबका जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है वो हो सके। ठीक है, सो देयर मस्ट बी एन इक्वल स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल। कोई भी ऊंची जाति नीची जाति का नहीं होगा, सब क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, सो इक्वालिटी एंश्योर्स। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने अनटचेबिलिटी को क्या किया है, अबॉलिश किया है। ठीक है, आपका जो आर्टिकल 17 है, इट अबॉलिशेस अनटचेबिलिटी, राइट। सो दिस इज व्हाट, दिस इज अ स्टेप टुवर्ड्स ब्रिंगिंग इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी आपके फंडामेंटल राइट्स के अंदर दिए हुए आर्टिकल 14 से, राइट। सो इक्वालिटी बिफोर लॉ,
इट इंक्लूड्स व्हाट? इक्वालिटी बिफोर लॉ, के लॉ के आगे सब लोग इक्वल हैं. अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी एंड रिमूवल ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, आर्टिकल 15. ठीक है. सो इक्वालिटी इज व्हाट? वेरी मच इसेंशियल, वेरी मच इंपॉर्टेंट आइडियल और प्रिंसिपल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके ऊपर वो बेस्ड है. आर्टिकल 14 to 18 इट डील्स विद योर इक्वालिटी. उसके बाद में आता है फ्रेटर्निटी. बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट. फ्रेटर्निटी का मतलब होता है इट प्रमोट्स ब्रदरहुड और वी कैन से सिस्टरहुड अमंग व्हाट? अमंग योर सिटीजन्स, जो कि आज के इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. वी नीड टू प्रमोट ब्रदरहुड और सिस्टरहुड अमंग द सिटीजन्स. हमें और ज्यादा एक दूसरे की तरफ टॉलरेंट बनना पड़ेगा. अगर हमें हमारे देश को यूनिटी के अंदर रखना है, इफ वी हैव टू कीप आवर कंट्री in unison, then we need to definitely follow this principle. ठीक है. It assures the dignity of individual and unity and integrity of the nation. ठीक है. इंडिविजुअल की डिग्निटी इंश्योर करता है और नेशन की यूनिटी और इंटेग्रिटी को इंश्योर करता है. दैट इज वाई द प्रिंसिपल ऑफ फ्रेटर्निटी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन मेंटेनिंग द यूनिटी ऑफ आवर कंट्री. ठीक है. 3 टर्म्स थे, सोशलिस्ट, सेक्युलर और थर्ड वाज इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन, विच वर एडेड बाय योर 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976. ठीक है. सो दीज वर ऑल द थिंग्स, ठीक है, जो हमने अभी तक हमारे प्रियम्बल के बारे में देखी. हमने सारे जो वो थे टर्म्स उसके अंदर, जो उसके ऑब्जेक्टिव्स थे, जो हमारा नेचर ऑफ इंडियन स्टेट था, वो सब हमने देखा. नाउ ये जो प्रियम्बल है, इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चंस उठे हैं दैट वेदर इज इट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और इज इट नॉट द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वेदर इट कैन बी यूज्ड फॉर इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ और नॉट, वेदर इट इज जस्टिशिएबल और नॉट. तो सबसे पहला जो केस हुआ था दैट वाज योर बेरूबारी यूनियन केस. कब हुआ था? 1960 के अंदर. ठीक है. इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था दैट प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है. इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि प्रियम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है. उसके बाद में एक हिस्टोरिक जजमेंट आया आपके केशवानंद भारती केस में. ठीक है. केशवानंद भारती केस वर्सेस द गवर्नमेंट ऑफ केरला. उसके अंदर 1973 में हुआ ये केस. उसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही जजमेंट को क्या कर दिया? ओवर रूल कर दिया. और उन्होंने क्या बोला? दैट preamble is the part of constitution and it can be used for interpretation of law. क्या बोला उसने? कि preamble है जो पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का and it can be used for interpretation. ठीक है. उसके बाद में अमेंडेबिलिटी के ऊपर बात आई. अमेंडेबिलिटी के अंदर 1970 के अंदर 1973 के अंदर ही उसने क्या बोला? दैट इट कैन बी अमेंडेड अंडर आर्टिकल 368. प्रियम्बल जो है इट कैन बी अमेंडेड अंडर आर्टिकल 368 बट द बेसिक स्ट्रक्चर कैन नॉट बी ऑल्टर्ड. बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्रिन आई थी आपकी केशवानंद भारती केस के अंदर ही. उसी में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि भाई जो प्रियम्बल है वो पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का. ठीक है. एंड इट कैन बी यूज्ड फॉर इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉज. ऑल्सो इट कैन बी अमेंडेड एज पर योर आर्टिकल 368. आर्टिकल 368 गिव्स योर प्रोसेस ऑफ अमेंडमेंट, राइट. उसके तहत इसको अमेंड भी किया जा सकता है, लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का उसको अमेंड नहीं कर सकते आप. ठीक है. उसके बाद में 42nd अमेंडमेंट में 1976 के अंदर इसमें 3 वर्ड्स ऐड हुए जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं. ठीक है. सो दिस वाज अबाउट योर प्रियम्बल. अब हम आ रहे हैं थोड़ा सा एनालिटिकल पार्ट के ऊपर. क्यों? क्योंकि आरपीएससी अब क्या हो रहा है? एनालिटिकल हो रहा है. ये तो हमने सब चीजें पढ़ ली. अब देखो अब क्या है इस प्रियम्बल का सिग्निफिकेंस क्या है, कि भाई क्या सिग्निफाई करना चाह रहा है ये प्रियम्बल, क्या सिग्निफिकेशन है इसका. ठीक है. सो द सिग्निफिकेशन it acts as the philosophical key to the constitution. मतलब अगर किसी ने प्रियम्बल को पढ़ा तो उसको एक आइडिया समझ में आ जाएगा कि भाई हमारा जो भारत का संविधान है वो किस तरीके का संविधान है. ठीक है. सो इट इज अ फिलोसॉफिकल की टू द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है. ये उस कॉन्स्टिट्यूशन एक ताला है जिसकी क्या है, ये एक फिलोसॉफिकल चाबी है कि भाई उसकी जो फिलोसफी है कॉन्स्टिट्यूशन की वो ये पहले ही आपको बता देता है. ठीक है. देन इट रिफ्लेक्ट्स द बेसिक स्ट्रक्चर एंड कोर वैल्यूज.
ऑब्वियसली प्रियम्बल के अंदर बेसिक स्ट्रक्चर और कोर वैल्यूज रिफ्लेक्टेड है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के. इट सर्व्स एज अ गाइड ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉज एंड प्रोविजंस. कौन से केस में बोला था? कौन से केस में बोला था? केशवानंद भारती केस में बोला कि इट कैन बी यूज्ड फॉर इंटरप्रेटिंग लॉज. embodies the spirit of the constitution. It what? It shows it exaggerates what? It exaggerates the spirit of the constitution. Constitution की जो spirit है उसको क्या करता है? एक तरीके से show करता है. ठीक है. Then अब हमारे preamble की limitations क्या हैं? सबसे बड़ी लिमिटेशन है कि इसको हम एनफोर्स नहीं कर सकते हमारे कोर्ट्स के अंदर. मतलब ये जस्टिशिएबल नहीं है. हम लोग ये नहीं कह सकते कि भाई प्रियम्बल में ये लिखा हुआ है इसलिए जो भी चीज अभी हुई है वो गलत है. नो, इट कैन नॉट बी जस्टिशिएबल बिकॉज प्रियम्बल जो है वो हमारा नॉन जस्टिशिएबल है. इसको कोर्ट में एनफोर्स नहीं कर सकते. दो हम इसको यूज कर सकते हैं इन इंटरप्रेटिंग लॉ बट वी कैन नॉट एनफोर्स इट इन द कोर्ट ऑफ लॉ. दूसरा, it cannot be the source of power or prohibition but it helps in interpreting ambiguities in constitution text. सेम चीज है कि भाई सोर्स ऑफ पावर या सोर्स ऑफ प्रोहिबिशन नहीं है. ठीक है, ना तो हमें यहाँ से पावर आ रही है ना हम इससे किसी चीज को प्रोहिबिट कर सकते हैं. बट इट कैन ऑलवेज बी यूज टू व्हाट? इट कैन ऑलवेज बी यूज टू इंटरप्रेट आर लॉज. और अगर कोई भी एम्बिग्विटीज है तो उनको क्लैरिफाई करने में हम इसको यूज कर सकते हैं. ठीक है. I hope you have understood what our preamble is all about. So this was all about our preamble. Preamble से related जितनी भी information आपके लिए required है, all of things we have discussed in this particular video. Now let us see some questions. देखो सबसे पहला question है explain fraternity as mentioned in the preamble of the constitution. 2 मार्क्स का क्वेश्चन है 2021 का. बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल डायरेक्ट. आपको 2 से 3 लाइन के अंदर इसका आंसर देना है और आप इजीली दे सकते हो. राइट. देन डिफाइन द वर्ड सेक्युलर एज कंटेन्ड इन द प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. अगेन 2013 का क्वेश्चन है, 2 मार्कर है. यू कैन इजीली आंसर दिस क्वेश्चन. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पॉलिटिकल जस्टिस एज मेंशन्ड इन द प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? वेरी इजी. हमने अभी डिस्कस किया पॉलिटिकल जस्टिस क्या होता है. राइट. इट इज व्हाट? इट इज गिविंग ईच एंड एवरीवन equal political rights and which is ensured through your universal adult franchise where there is no discrimination in giving political rights to the people of India. ठीक है. Next question, explain the various implications of justice described in the preamble of the constitution. Discuss how they have been assured through fundamental rights and directive principles of state policy. Now this is some question which will give a little force on your brain. ठीक है, आपको दिमाग पे थोड़ा सा जोर देने की जरूरत पड़ेगी. 2 हमने डिस्कस किया है फंडामेंटल राइट्स में यहाँ पर, लेकिन आपको थोड़ा सा उस चैप्टर से इसको रिलेट करना पड़ेगा. ये क्या बोल रहा है आपसे? इम्प्लीकेशंस ऑफ जस्टिस पूछ रहा है. ठीक है, हमने पढ़े थे. राइट. देयर वाज 3 टाइप्स ऑफ जस्टिस. ठीक है, उसके क्या इम्प्लीकेशंस होते हैं एंड वो कैसे अश्योर किए गए हैं थ्रू आवर फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपीस. वो आपको इस पूरे क्वेश्चन के अंदर डिस्कस करके लिखना है. सो दिस इज द अप्रोच. और कब का क्वेश्चन है ये? आपका 2018 का क्वेश्चन है, 10 मार्कर. दिस इज द अप्रोच विच नाउ आरपीएससी इज फॉलोइंग, विच यू पीपल नीड टू कीप इन योर माइंड्स नाउ. ओके, सो दिस इज हाउ यू हैव टू डू योर स्टडीज. अपने टॉपिक पढ़ो, उससे रिलेटेड पीवाईक्यू हाथों हाथ एनालाइज करो, चाहे से वो प्री के हो या मेंस के हो. ठीक है. सो आई होप दिस सेशन वाज हेल्पफुल फॉर यू पीपल. थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट.